ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗਾ। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाम जी। आपके से नाम से ही काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं, क्योंकि आज हरियाणा में गुरनाम ही गुरनाम है। तो जो किसान नेता हैं वो ही कहीं ना कहीं इस मोदी और शाह को, तानाशाह को सीधी चुनौती दे रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, और तो कोई दे ही नहीं पा रहा है। प्रदीप जी, आप पॉलिटिकल सिस्टम में सभी जानकारी रखते हो। यूपी हार गई, पश्चिमी बंगाल हार गया। आप सोचते हैं कि 2022 का जो इलेक्शन उत्तराखंड और यूपी में आ रहा है तो हरियाणा का साथ में आपका सीमा लगती है, क्या किसानी आंदोलन का इस आने वाली चुनाव पे असर होगा? बिल्कुल होगा, और गुरनाम जी मैं कहना चाहूँगा हो चुका है। शायद हम मीडिया में बार बार देखते हैं तो बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि हम लोकसभा विधानसभा उन चुनाव की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चुका है जिसमें 1300 से ज़्यादा निर्दलीय कैंडिडेट आए हैं। 3000 कैंडिडेट्स में से बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मत देखिए आप, इस बार मैं आपको यहाँ से दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी गुजरात भी हारेगी, गुजरात भी हारेगी, उत्तर प्रदेश भी हारेगी, पंजाब भी हारेगी, उत्तराखंड भी हारेगी, और अंत में वो पूरे देश से भी हारेगी। आज के दिन वही असली देशभक्त है जो किसान के साथ खड़ा है। आज जो किसान के साथ खड़ा है वही देश के साथ खड़ा है। आपने अभी मुझे कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से, लोकदल से हूँ। हाँ, हूँ लोकदल से, लेकिन उससे पहले मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। किसानों के लिए, किसानों के हक की आवाज़ के लिए, और इस देश के लिए आज कोई खड़ा है तो वो इस देश का किसान, इस देश का नौजवान खड़ा है। और आज जो देश के साथ नहीं खड़ा है वही किसानों के साथ नहीं खड़ा है। प्रदीप जी, ये बताइए कि पंजाब से ये किसानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन हरियाणा ने अब तक आते आते जितना इस आंदोलन का साथ दिया वो अब श्लाघायोग कदम है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के जो दुष्यंत चौटाला उसके साथ बीजेपी के सरकार चला रहा है। आप चौधरी देवीलाल को ले लीजिए, चौधरी चरण सिंह को ले लीजिए। क्या दुष्यंत ने जो इस परिवार से, एक खेती जो समर्थक परिवार थे उनसे आते हैं, दुष्यंत की क्या मजबूरी है कि अब तक बीजेपी को चिपके हुए है? देखिए, तो दुष्यंत ही जाने क्यों चिपके हुए है। दुष्यंत ने तो उसी दिन हरियाणा को दगा दे दिया था जब उन्होंने बीजेपी से अलायंस किया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने वोट ये कह के मांगे थे वो किसी से भी गठबंधन करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेंगे। आप उनके पुराने वीडियोस दे सकते हैं, उनकी माता जी के, नैना चौटाला के, उन्होंने बोला था ये बात। अब जनता का कसूर नहीं है हरियाणा में। हम प्रदीप जी, एक उसे शायद था अब की बार जमुना के पार, ऐसा को नारा भी लगाया। हाँ, बिल्कुल। जब बीजेपी 75 पार का नारा लगा रही थी हरियाणा में, तो जेजेपी ने नारा लगाया था अब की बार जमुना पार, कि इनको यहाँ हरियाणा से जमुना क्रॉस करके भेज देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन वही बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। और ये जो आपने प्रश्न किया उसके दोनों उत्तर आ गए हैं। आपने कहा पंजाब से आंदोलन चला और हरियाणा में उग्र हुआ। हरियाणा में जो सरकार बनाई थी वो जनप्रतिनिधियों ने बनाई जनता को धोखा देकर, जनता के साथ धोखा हुआ, क्योंकि जेजेपी ने जो वोट लिया वो बीजेपी के साथ ना जाने का वोट लिया। तो इसका मतलब वो लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार बने, लेकिन वो चले गए। तो अब हरियाणा की जनता को दोबारा से मौका मिला
और जो इन्होंने राजनीति खेल रखी थी हरियाणा और पंजाब के बीच में, जो दूरियां बना रखी थी दिलों में, वो हरियाणा की और पंजाब की जनता ने आपसी करी। आज हरियाणा जाके पंजाब से वहाँ किसानों को, अपने भाइयों को लेके आया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो आप कभी भी देखिएगा हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। विकास की उनको कोई बात नहीं है। शिक्षा में उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है, स्वास्थ्य में उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है, कृषि में कोई सुधार नहीं किया है, रोजगार में कोई सुधार नहीं किया है। जिस विकास के एजेंडे को लेकर आए थे वो छोड़ दिया उन्होंने, बस दो एजेंडे रख दिए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। प्रदीप जी, हमें ये बताइए कि आप यूपी की राजनीति तो अच्छी तरह जानते हैं, कौन सा हिस्सा है, कौन सी बेल्ट है जहाँ किसानी आंदोलन का, सिख भाईचारे का असर पड़ेगा, जाट बरादरी का असर पड़ेगा, मुस्लिम बरादरी का असर पड़ेगा कि 2022 में जिन क्षेत्रों में ये किसान आंदोलन दिखाएगा कि ये किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो आप यूपी नहीं जीत सकते। देखिए गुरनाम जी, आप भी खेती से संबंध रखते हैं, मैं भी खेती से संबंध रखता हूँ। सबसे पहली हम चीज़ जानते हैं, जब हम पेड़ को लगा देते हैं तो उसे थोड़ा बहुत पानी देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती चली जाती हैं समय के अनुसार और फिर उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आंदोलन अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में या हरियाणा में ना होकर पूरे देश में फैल गया है। अब ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। कर्नाटक का किसान, तमिलनाडु का किसान लॉकडाउन की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का किसान नहीं आ पा रहा है, लेकिन उन्होंने चुनाव के दौरान वोट देकर ये बता दिया कि वो किसानों के साथ हैं। उन्होंने किसानों का पूरा साथ दिया है, तो किसान पूरा साथ है। और आप कहें उत्तर से दक्षिण, सहारनपुर से चलें आगरा की तरफ और गंगा की तरफ चलें कि तराई का जो क्षेत्र है हिमालय कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पूरा क्षेत्र तो यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन देता ही है। आपने मेरे से पहले भी पूछा, जीतू भाई से, अभिन साहब से, हमारे ढांडा जी से, सभी से पूछा, तो ये क्षेत्र तो हो ही चुका है। और जो बाकी का क्षेत्र है वो भी किसानी क्षेत्र है। हिंदुस्तान में 84% किसान है। 84% का मतलब मैं कहूँगा कि 114 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। तो वो किसान आज समस्या से त्रस्त है। और किसान ना छोड़िए, आप पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए, सरसों का तेल डबल हो गया। और अगर इन बिलों की खिलाफत नहीं हुई और ये बिल वापस नहीं हुए तो ये मोदी खाने को रोटी नहीं छोड़ेगा। रोटी इतनी महंगी हो जाएगी, जो हमारे यहाँ एनसीआर में भाई रह रहे हैं, जैसे आज सरसों का तेल 2 गुना रेट पर चला गया है, ऐसे ही गेहूं का भाव 100 रुपये किलो कर देगा, गेहूं को तिजोरियों में बंद कर देगा। आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि गेहूं सर्दियों में होता है, 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर में होता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए ये आंदोलन यहाँ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गेहूं पूरे हिंदुस्तान में 1 से 1.5 लाख करोड़ का होता है। और अडानी के पास, अंबानी के पास 6 लाख करोड़ से ज़्यादा तो वेल्थ पड़ी है। और वो वेल्थ जो दी है उसने मोदी ने, वो भी किसानों की है। बैंकों से गारंटी लेते हैं, वो बैंकों का पैसा यूज़ करते हैं, फिर भाग जाते हैं। अगर वो चाहें तो 4 साल का अनाज खरीद सकते हैं वो, और 4 साल का अनाज उन्होंने तिजोरियों में बंद कर लिया, तो देश की जनता को क्या खिलाएंगे। प्रदीप जी, ये बात बताइए कि आप देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा की राजनीति सिमिलर है, इसमें यूपी भी लगता है कि जो बीजेपी का कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इस किसान आंदोलन के पक्ष में है, लेकिन मोदी के आगे बोल नहीं पा रहा। किसी चौधरी चरण सिंह थे, खेती के मसीहा माने जाते थे। जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण एक नायक की वजह से उभरे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुनिया में माने जाते हैं कि ऐसे अर्थशास्त्री हैं, दुनिया याद करती है। आज का नरेंद्र मोदी 7 साल का प्रधानमंत्री, इसको इतिहास में जब याद किया जाएगा तो किस चीज़ से याद किया जाएगा? इसको सबसे बेकार प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा, या तानाशाह के रूप में। जो हिटलर का अंत हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं मोदी का भी वही अंत होता लग रहा है। क्योंकि आपने खुद बताया भी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक हैं वो ही नहीं बोल पा रहे हैं। हरियाणा में क्यों विरोध हो रहा है, पंजाब में क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि वो जनता के बीच जा रहे हैं और मोदी के मन की बात कह रहे हैं, जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं। उनको जनता की आवाज़ मोदी को पहुंचानी चाहिए। उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो मोदी को जाकर कहें कि हमारे क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं, वो ये बिल नहीं चाहते और आप इनको वापस लीजिए।
लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं झुक पा रहे हैं। तो जो मुझे जो लग रहा है इसमें, जो मेरा जो मानना है, मुझे लग रहा है इस दबाव से अगर कोई निकालेगा तो किसान निकालेगा। और आने वाली राजनीति जो है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर मैं कहूँ तो मोदी से कोई लड़ेगा तो वो कोई गरीब किसान लड़ेगा। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और भारत का आने वाला प्रधानमंत्री कोई गरीब किसान या गरीब किसान का बेटा होगा, पढ़ा लिखा, जो इस पूंजीवाद से लड़ेगा। क्योंकि पूंजीवाद से लड़ने के लिए दबाव से निकलना पड़ेगा। आज आप हरियाणा में देखें, 10 सांसदों में 5 सांसद वो हैं जो कांग्रेस से आए हैं, चाहे बड़े कद्दावर नेता हैं जिसमें राव इंद्रजीत हैं, आज मंत्री हैं भाजपा सरकार में, कांग्रेस के रहे हैं। वीरेंद्र सिंह हैं, वो बड़े कद्दावर नेता थे। सब गूंगे पड़े हुए हैं। गूंगे इसलिए पड़े हुए हैं कि पिछले काफ़ी समय में भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से उनके ऊपर ईडी सीबीआई की फाइल दबी हुई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई हुई है कि जितने तथाकथित नेता थे किसी भी पार्टी के, उनको दबा लिया। अब उससे लड़ेगा कौन? मोदी से सबसे बड़ी बात ये आती है कि बीजेपी के अंदर भी जो बोल रहे हैं वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो दबाव में हैं। मोदी ने तानाशाह नीति कर दी है, लोकतंत्र बचा नहीं हुआ है, लोक के ऊपर तंत्र हावी हो चुका है। सीबीआई ईडी क्या है? ये तंत्र है जो लोक के ऊपर हावी हो गया। तो आज लोकतंत्र को कोई बचाएगा तो किसान बचाएगा, और किसान जो गरीब है उसका मोदी क्या उखाड़ लेगा? आज उखाड़ लो ना, एक कॉल की दूरी पर कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, आओ मोदी, आओ तानाशाह, कोई भी आओ, मोदी आओ, शाह आओ। लेकिन ये पूंजीवाद की व्यवस्था जो लग रही है मुझे कि मोदी और शाह, इनके भी कंधे पर बंदूक जो रखी हुई है वो पीछे कॉरपोरेट्स ने रखी हुई है। किसान की लड़ाई, किसान वर्सेस कॉरपोरेट है, तभी ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है। प्रदीप जी, ये बताइए कि आपकी नज़र से बीजेपी का पॉलिटिकल नुकसान तो हो भी रहा है और होने वाला भी है। कब बात शुरू होने के आसार लगते हैं? कब बीजेपी अपना प्लस माइनस देख के इस आंदोलन का को फैसला लेगी? जैसे ही उसे लगेगा यूपी चुनाव हारेगी। अभी तो मैं आपको बताना चाहूँगा बीजेपी की जो नीति है, चाहे गोधरा से लगाओ, बीजेपी की नहीं, मैं कहूँगा इन दो लोगों की है। इन्होंने अपने गृह मंत्री को मारा था वहाँ पर गुजरात के अंदर जो हुआ, तो इनका दंगों का इतिहास रहा है। इनकी नींव देखोगे दंगों पे आधारित है, चाहे वो आप गोधरा देखें और चाहे मुजफ्फरनगर देखें, कहीं भी देखें, हरियाणा देखेंगे, इन्होंने देश को दंगों की आग में जलाया है। तो ये उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ शुरू करेंगे, लेकिन इस बार किसान करने नहीं देगा। किसान इनसे लास्ट तक लड़ेगा, और जैसे ही इनको जाता हुआ दिखेगा उत्तर प्रदेश, तो बीजेपी की जो सेकंड लाइन है वो कहीं ना कहीं बोलेगी कि बचाना है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, और तभी ये मानेंगे कि हम हट चुके हैं, हम जनता के बीच से ख़त्म हो चुके हैं, तभी ये मानेंगे और तभी इन बिलों की वापसी भी होगी। काफ़ी मुसलमान भाईचारे में, जाट भाईचारे में काफ़ी अंतर आ चुका था इनकी नीतियों की वजह से। किसान आंदोलन ने दोनों भाईचारों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आप देखते हैं कि शामली है, बागपत है, सहारनपुर है, मेरठ है, हापुड़ है, इस बेल्ट जो जमुना के साथ लगती है। अब लग रहा है आपको कि ये लोग सभी एकमुठ हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। आप देखिए, ये तो सिर्फ बोलने के तथाकथित हिंदू हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब तो भाई भाई हैं, सब आज किसान के साथ हैं। लेकिन सरकार क्यों कर रही है? सरकार जानबूझकर हमारे को लड़ाने की नीति करती है। चाहे उसने हिंदू मुसलमान लड़ाया, आज किसान और जवान को आमने सामने किसने कर रखा है? सरकार ने कर रखा है। जो जवान है वो किसान का ही बेटा है। एक बेटा फौज में नौकरी करता है, एक बेटा गाँव में खेती करता है। यहाँ भी वो लड़ाने की नीति। अरे अगर देश को आपस में लड़ाते रहोगे तो देश का विकास कैसे होगा? और मैंने अभी आपको बताया लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र में, संविधान में लिखा हुआ है देश का हर नागरिक बराबर है। लेकिन मोदी ने अपनी इमेज हिंदू बनाई जानबूझकर। क्यों भाई? प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखिए, आप गृह मंत्री पद की गरिमा रखिए या संविधान की गरिमा रखिए। जब देश का हर नागरिक बराबर है तो हिंदू और मुसलमान में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आप उसको, संविधान को वहाँ जाके बदल के दिखाइए। 2022 का जो रिजल्ट होगा 2024 के लिए क्या संकेत छोड़ेगा? संकेत क्या, 2022 का जो चुनाव होगा उसके नतीजों के बाद मोदी 24 तक नहीं रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी ही उसे साइडलाइन करेगी। कैसे होगी मैं कह नहीं सकता, उसका अंत हिटलर वाला अंत होगा या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पीछे करेगी, लेकिन ये तय है। उत्तर प्रदेश का नाम मत लीजिए अकेले, 7 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, पंजाब है, गुजरात है, बड़े बड़े स्टेट हैं। इनमें जैसे ही एक में भी बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, तो ही बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए इन 2 तानाशाहों से देश को मुक्ति दिलाएगी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 100 ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਪੜ ਸ਼ਾਮਲੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਗਰਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਬਿਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।